everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video, we will discuss nuclear chemistry and radioactivity. So let's start. Now, we know कि जो atom होता है, it contains three fundamental particles, that is electrons, protons and neutrons. हमें ये भी पता है कि जो protons and neutrons हैं, वो nucleus में होते हैं, that is they are known as nucleons, and जो electrons होते हैं, वो बाहर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, इतना हमें पता है. नाउ जब भी एक केमिकल चेंज होता है वो किसके कारण होता है? ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स के कारण. दैट इज जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तब न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होता है. न्यूक्लियस रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी. वेयर एज ऐसी रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियस में चेंजेस हों उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे फिर? न्यूक्लियर रिएक्शंस. एंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच विल डील विद दीज चेंजेस इन एटॉमिक न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री. नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी. वो फिनोमिना जिसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है रेडिएशंस का, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. और जो भी सब्सटेंस या कंपाउंड इस फिनोमिना को एग्जिबिट करेगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोल देते हैं कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. ठीक है. सो अगर कोई न्यूक्लियाई जो स्टेबल नहीं है वो रेडिएशन एमिट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा. तो अगर रेडिएशन एमिट होनी है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होनी है रेडिएशंस की, तो मेनली 3 तरह की रेडिएशंस एमिट करेगा कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई. दैट इज अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज. नाउ बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस का फिनोमिना है, इसीलिए ये डिपेंड नहीं करेगी फिजिकल स्टेट पे, केमिकल एनवायरनमेंट पे या टेम्परेचर पे. नाउ जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में वी हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऐसे ही न्यूक्लियर चेंजेस में दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियाई. एंड इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस both mass number and atomic number remain conserved. That is reactant के साइड पे जो total mass number होगा वही product के साइड पे होगा and similarly atomic number. So हमने ये डिस्कस किया कि 3 types of radiations emit करेगा कोई भी radioactive nuclei. डिस्कस करते हैं सबसे पहले emission of alpha rays. Now alpha rays are represented by a helium nuclei, atomic number 2, mass number 4. नाउ जब भी किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से अल्फा रेज एमिट होंगी, अगर से हमारे पास जो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई था दैट वाज XZA, एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A था यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियाई था, तो जब अल्फा रेज एमिट हुई, अल्फा रेज दैट इज 2He4 जब एमिट हुई, तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होगा उसमें क्या होगा फिर? बिकॉज यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों को कंजर्व रखना है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो एटॉमिक नंबर है अगर वो पहले Z था तो वो अब Z-2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे He के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 2. तो Z-2 प्लस 2 टोटल में हो गया Z. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे एटॉमिक नंबर रिमेन्स कंजर्व्ड. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मास नंबर की बात करें तो अगर पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर A था तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर विल बी A-4 बिकॉज हीलियम का मास इज 4, तो यहाँ पे A-4 प्लस 4 टोटल कम्स आउट टू बी A विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो बेसिकली यहाँ पे ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या हो जाएगा? जब भी अल्फा रेज एमिट होंगी तो जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होगा उसका मास नंबर 4 कम होगा, विल बी 4 लेस देन दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, एंड जो एटॉमिक नंबर है it will be 2 less than that of the parent nuclei. And we also know कि जो periodic table है it is based on atomic number. ठीक है, तो अगर atomic number 2 कम हो रहा है that is 2 less हो रहा है, it means जो daughter nuclei है उसका जो element वो periodic table में 2 positions to the left shift हो जाएगा. Now next type of emissions are emissions of beta particles. Beta particle को कैसे represent करते हैं? by -1E0. ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा पार्टिकल को. नाउ से जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई था दैट वाज थोरियम 9234. बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई बन रहा है यहाँ पे उसमें देखो जो मास नंबर है वो तो सेम रह रहा है, बट जो एटॉमिक नंबर है पेरेंट न्यूक्लियाई का वो डॉटर न्यूक्लियाई से 1 कम है. दैट इज अगर यहाँ पे
90 था थोरियम का एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है उसका एटॉमिक नंबर इज 91, ऑब्वियसली टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होंगे तब क्या होगा, मास नंबर तो रहेगा सेम, वेयर एज जो एटॉमिक नंबर है इट विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेस होंगे, हमें पता है पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारे पास ये डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है ये शिफ्ट हो जाएगा एक नेक्स्ट पोजीशन, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होगा देन द पेरेंट न्यूक्लियाई। नाउ सी हमने यहाँ पे किया क्या है, इन केस ऑफ बीटा एमिशन यहाँ पे हमने ये बीटा पार्टिकल लिया है दैट इज -1 E0, दैट इज दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन। बट हमें तो पता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है, न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात तो कर नहीं रहे, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, सो बेसिकली यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन दैट इज बीटा पार्टिकल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो आया कहाँ से है, जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में वही यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। बिकॉज हमें पता ही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को न्यूट्रलाइज करके ही क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। सो न्यूक्लियस में क्या होता रहेगा, जो न्यूट्रॉन है वो टूटता रहेगा इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं दिस विल सर्व एज बीटा पार्टिकल्स। नाउ एमिशन ऑफ गामा रेज, तो जो गामा रेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट्स, जो अल्फा रेज हैं और जो बीटा रेज हैं वो प्राइमरी इफेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। सो यहाँ पे सेकेंडरी इफेक्ट से मतलब क्या है, नाउ जब भी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं तो जो न्यूक्लियस है वो रह जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में। अब हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में तो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, उसको आना है अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एक्साइटेड स्टेट से उसे कुछ एनर्जी रिलीज करनी होगी, ये जो एक्सेस एनर्जी है ये रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। इसीलिए ही हम बोलते हैं कि जो गामा रेज की एमिशन है वो सेकेंडरी इफेक्ट है, दैट इज वो तब होगी उस न्यूक्लियस से होगी जो अल्फा पार्टिकल के एमिशन के कारण या बीटा पार्टिकल के एमिशन के कारण ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है और अब उसे अपने ग्राउंड स्टेट में आना है एमिशन करके उस एनर्जी की, और वो एमिशन किसकी फॉर्म में होगा, गामा रेज की फॉर्म में होगा। अब ये जो एमिशंस हैं इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है एंड दे हैव नो चार्ज एंड नो मास, इसीलिए ये जो गामा रेज है इनकी एमिशन से कोई भी न्यू एलिमेंट फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे चार्ज या मास में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो यहाँ तक हमने 3 एमिशंस देख लिए, दैट इज अल्फा पार्टिकल का एमिशन, बीटा पार्टिकल का एमिशन एंड देन गामा रेज का एमिशन। अब लेट्स स्टडी द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय सोडी एंड फिजान। सो व्हाट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि जब भी अल्फा पार्टिकल की एमिशन होगी तब जो न्यू हमारे पास न्यूक्लियाई फॉर्म होगा वो एलिमेंट होगा जो 2 places लेफ्ट होगा टू द पीरियोडिक टेबल, बिकॉज वी नो कि एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स। एंड जब भी बीटा पार्टिकल की एमिशन होगी तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो जो एलिमेंट होगा दैट विल बी 1 राइट टू द पीरियोडिक टेबल अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। उसी के यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, यहाँ पे हो रहा है क्या, अल्फा पार्टिकल का एमिशन। सो यहाँ पे ये जो पोलोनियम है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 16 एंड लेड बिलोंग्स टू ग्रुप 14। सो यहाँ पे सिर्फ ग्रुप चेंज होगा, पीरियड विल रिमेन द सेम। नाउ अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो रहा है बीटा पार्टिकल का एमिशन। सो बीटा पार्टिकल के एमिशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई कार्बन है, तो यहाँ पे 1 राइट को डिस्प्लेस होगा। तो 1 राइट दैट इज कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन आता है पीरियोडिक टेबल में। सो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का। ना यहाँ पे वी हैव एन एक्सेप्शन, सी यहाँ पे अगेन बीटा पार्टिकल की एमिशन हो रही है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बाद पीरियोडिक टेबल में नो डाउट एल्यूमिनियम ही आता है, बट अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो मैग्नीशियम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 2 को और एल्यूमिनियम बिलोंग करता है ग्रुप 13 को। सो यहाँ पे ये 11 प्लेसेस को डिस्प्लेस हुआ है, ना कि 1 प्लेस को। ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट के कारण ये फर्क यहाँ पे आ रहा है। नाउ अल्फा, बीटा and gamma particle का emission और group displacement law we have studied. Now in addition to alpha, beta and gamma radiations, 2 other processes are also observed. कौन कौन से,
बीटा पॉजिटिव एमिशन एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो बेसिकली यहाँ पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिट्रॉन एमिशन विच इज बीटा पॉजिटिव। तो -1 E0 वॉज व्हाट, बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, +1 E0, ये है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट। अब देखो, अब यहाँ पे है +1 E0, सो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा बीटा पार्टिकल की एमिशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे है पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर 6 है, यहाँ पे 5 है, 5 + 1 करेंगे तो ही तो यहाँ पे 6 होगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट बन रहा है, जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, उसका एटॉमिक नंबर 1 कम होगा। दैट इज, अब वो किस तरफ डिस्प्लेस होगा फिर पीरियोडिक टेबल में, टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दैट इज द एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1 यूनिट एंड मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो मास ऑफ द पॉजिट्रॉन। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई सोडियम लिया है, तो 1 कम, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर नियॉन आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 10 है इसका, तो ये यहाँ पे रिलीज हो गया एक पॉजिट्रॉन। नाउ अगेन ये कहाँ से आया है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो जो प्रोटॉन प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस, वही अब यहाँ पे इट विल ब्रेक डाउन इनटू न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। दैट इज अ प्रोटॉन विल ब्रेक इनटू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एंड वही पॉजिट्रॉन यहाँ पे यूज होगा इन द एमिशन। नेक्स्ट इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नाउ व्हाट इज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर? वी नो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती हैं, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। सो सबसे पास वाली शेल इज के शेल। ऑल्सो वी नो न्यूक्लियस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो के शेल है इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो अब यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन हो सकती है। तो किसी किसी केस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा उसकी के शेल से। तो अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया है, तो वहां से फिर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जनरेट हो गई के शेल में। उस वैकेंसी को कौन फुलफिल करेगा, जो हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल्स में प्रेजेंट हैं, अब वो इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फुलफिल करेंगे जो के शेल से गया है। और ऐसा करने में फिर कौन सी रेज एमिट होंगी, एक्स रेज, ठीक है। सो इफ वी सी द एग्जांपल ओवर हेयर, यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियाई है दैट इज बेरियम, एक इलेक्ट्रॉन को इसने कैप्चर किया विच इज -1 E0। सो नाउ यहाँ पे मास नंबर विल बी सेम 133, एंड जो एटॉमिक नंबर है इट विल डिक्रीज बाय 1 यूनिट, बिकॉज यहाँ पे है -1 फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे अब जो न्यू न्यूक्लियस दैट इज पेरेंट न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, उसका एटॉमिक नंबर इज 1 लेस देन दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, एंड साथ में यहाँ पे एमिट कौन सी रेज हो रही हैं, एक्स रेज। नाउ अगेन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने ये जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है, तो ये बना क्या लेगा, फिर अगेन एक न्यूट्रॉन बना लेगा। नाउ वी कम टू रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट। यही हमने अभी तक डिस्कस किया है कि जब भी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, तो एक न्यू एलिमेंट फॉर्म हो रहा है। अगर ये जो न्यू एलिमेंट फॉर्म हुआ दैट इज डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियस, अगर ये अभी भी स्टेबल नहीं है, दैट इज इसका न्यूक्लियस अभी भी अनस्टेबल है, तो ये फर्दर डिसइंटीग्रेट करेगा, ठीक है। मतलब फर्दर अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगा और एक नया डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस कर देगा। और ये जो प्रोसेस है ये तब तक कॉन्टिन्यूस रहेगा जब तक जो हमारे पास डॉटर एलिमेंट फॉर्म हो रहा है उसका न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से एक स्टेबल न्यूक्लियस तक पहुंचना है, उसके लिए हमें नो मैटर कितनी बार अल्फा डीके या बीटा डीके करवाना पड़े। सो ऐसा करने के लिए हमें बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे न्यूक्लियाई में। नाउ दिस सीरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, स्टार्ट किससे किया हमने, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टिल द फॉर्मेशन ऑफ अ नॉन रेडियो एक्टिव एंड प्रोडक्ट। दैट इज अब हमें फॉर्म क्या करना है, एक नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, बेसिकली अ स्टेबल न्यूक्लियाई। ये जो सीरीज है स्पॉन्टेनियस चेंजेस की, इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। We have 4 radioactive disintegration series, that is actinium series, uranium series, neptunium series and thorium series, and इसको we can remember by AUNT, A for actinium, U for uranium, N for neptunium and T for thorium.
तो यहाँ पे इन तीनों में से जो नेप्टूनियम वाली सीरीज है इट इज आर्टिफिशियल सीरीज, वेयर एज जो बाकी की सारी सीरीज हैं वो है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन सीरीज। सो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, जो भी हमारा न्यूक्लियस है उसका हमें चेक करना है मास नंबर। अगर तो वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसके लिए जो सीरीज यूज होगी इट विल बी थोरियम सीरीज। सी यहाँ पे क्या है, इसका 232 है यहाँ पे मास नंबर, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, सो इसीलिए ये आएगा 4n वाली कैटेगरी में। अगर हम यहाँ पे इसका मास नंबर देखें, दिस इज 241, 241 को वी कैन राइट एज 240 प्लस 1, तो ये 240 इज डिविजिबल बाय 4 एंड ये आ गया फिर प्लस 1, सो इसलिए यहाँ पे है 4n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 238 देखेंगे, सो 238 कैन बी रिटन एज 236 प्लस 2, so this is divisible by 4, so this becomes 4n plus 2 and similarly ये हो गई है 4n plus 3। so basically हमें देखना क्या है, इसका मास नंबर देखना है। नाउ यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो ये सारे केसेस में क्या है, ये तीनों केसेस में लेड जो कि नेचुरल सीरीज है, और आर्टिफिशियल सीरीज के केस में यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा बिस्मथ, एंड यहाँ पे हमें इतनी बार अल्फा एंड बीटा डिकेज करवाने पड़ेंगे। बेसिकली ये सारा टेबल वी हैव टू रिमेम्बर, मेमोराइज करना पड़ेगा इसको, बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली ही कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियाई है वो रेडियो एक्टिव है, वो एमिशंस कर रहा है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज देखी, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा, बट अब कॉज क्या है रेडियो एक्टिविटी का, क्यों एक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है या क्यों एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है। हमने यही तो बोला कि जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे वही रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। तो कॉज क्या है इस रेडियो एक्टिविटी का, कॉज इज न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो डिपेंड करती है कि उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं उन दोनों की रेशो आपस में कितनी है। जो स्टेबल न्यूक्लियाई है उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो होती है बिटवीन 1 to 1.6। दैट इज हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियस गिवन है उसमें हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उन दोनों की रेशो कैलकुलेट करेंगे। अगर वो रेशो 1 to 1.6 में लाई कर रही है इट मीन्स वो जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो स्टेबल है और रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा, डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। बट अगर किसी भी न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 से लेस है और 1.6 से ज़्यादा है इट मीन्स वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस अनस्टेबल है एंड डिसइंटीग्रेट करेगा। डिसइंटीग्रेट करने के लिए वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल कुछ भी एमिट कर सकता है ताकि वो स्टेबिलिटी को अटेन कर सके। दैट इज अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबल न्यूक्लियाई बनने के लिए वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। अब यहाँ पे टू एक्सप्लेन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वी हैव दिस ग्राफ। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस में वी हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड वाई एक्सिस में वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड ये जो यहाँ पे हमने शो की है दिस इज आर स्टेबिलिटी जोन। दैट इज यहाँ पे न्यूक्लियाई लाई करेंगे जिनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 to 1.6 में होगी। अब जो न्यूक्लियाई ये स्टेबिलिटी जोन से नीचे की तरफ लाई करेंगे इट मीन्स उसमें क्या ज़्यादा है, उस न्यूक्लियाई में फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, और अगर वो इस स्टेबिलिटी जोन से ऊपर की तरफ लाई करें इट मीन्स उनमें क्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। सो इस हिसाब से यहाँ पे 2 केसेस अराइज। पहला केस देखते हैं, जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इज हायर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। दैट इज अब यहाँ पे लाई कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी जोन से ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे लाई करने का मतलब ये है कि उनमें क्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं। सो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेक होगा इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कम हो जाएंगे तो जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो भी क्या हो जाएगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी, और यही तो हम चाहते थे बिकॉज पहले जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो थी वो ज़्यादा थी देन दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी जोन में लाई करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या है 6, वेयर एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या है 8। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, प्रोटॉन्स कम हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो फिर यहाँ पे कौन सा डिके होगा, कौन सी यहाँ पे रेज एमिट होंगी,
बीटा रेज यहाँ से एमिट होंगी, दैट इज अब यहाँ पे होंगी बीटा रेज एमिट। सो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गया, दैट इज बीटा पार्टिकल यहाँ से गया, तो यहाँ पे बचा क्या 7n। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं 7। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो क्या हो गई है 1, और अब ये किस में लाई करेगी फिर स्टेबिलिटी जोन में। सिमिलरली वी कैन सी फॉर दिस एग्जाम्पल ओवर हेयर। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं किसी न्यूक्लियस में तो वहाँ पे फिर क्या होगा बीटा रेज वहाँ से एमिट होंगी। Now second case is when neutron to proton ratio is lower than that required for stability. That is अब इस बार यहाँ पे न्यूक्लियाई लाई करेंगे, that is उनमें क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं इस बार। तो उसके लिए वी हैव 3 मेथड्स, एक तो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी दैट इज एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक है आर्टिफिशियल एमिशन दैट इज एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, एंड एक है यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो यहाँ पे अब क्या है देखो, अगर हम यहाँ पे U92 to 238 का यहाँ पे हम N to P रेशो देखें तो इट कम्स आउट टू बी 1.5। तो ये ऑलरेडी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट है उसमें लाई कर रही है, बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं वहाँ पे जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है उनके बीच के जो रिपल्शंस हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन को। इसीलिए यहाँ पे ये जो हमारे पास बड़े वाले न्यूक्लियाई हैं, हैवियर न्यूक्लियाई हैं, इनमें हम चाहते हैं कि वी शुड हैव एक्सेस न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, तो ही यहाँ पे ये स्टेबिलिटी इनकी बनेगी। तो अब यहाँ पे हीलियम दैट इज अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद हमारे पास बना थोरियम 90 234। यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देखें तो इट कम्स आउट टू बी 1.6, जिसको ज़्यादा बेटर माना गया है, ज़्यादा स्टेबल माना गया है, इसीलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर एमिशन हुई है। नाउ अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल एमिशन दैट इज एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या है पेरेंट न्यूक्लियाई में नाइट्रोजन, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, दैट इज न्यूट्रॉन्स कम है प्रोटॉन से, सो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होगी कम होगी। अब अगर हम यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई की बात करें, जब यहाँ से पॉजिट्रॉन एमिट हो गया है तो ये क्या बना है कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 7। सो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड थर्ड केस यहाँ पे क्या हो सकता है बाय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नाउ वी नो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से एक स्टेबल न्यूक्लियाई में पहुंचने के लिए कितने भी नंबर ऑफ अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को एमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं या कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये गिवन है पेरेंट न्यूक्लियाई और ये गिवन है हमारे पास एक डॉटर न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी गिवन बाय a माइनस बी बाई 4, दैट इज दोनों के मास नंबर को 4 से डिवाइड कर दो सब्ट्रैक्ट करके, एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स विल बी गिवन बाय d प्लस a माइनस बी बाई 2 माइनस c, वेयर d इज व्हाट एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, a क्या है मास नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, b क्या है मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, and C क्या है atomic number of the parent nuclei. So these are the two formulas for calculating the number of alpha particles and the number of beta particles emitted during a reaction. Also अगर हमें यहाँ पे packing fraction बताना है तो packing fraction is given by isotopic mass, वो जो particular isotope given है हमें उसका mass minus जो originally उसका mass number है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल मास नंबर इनटू 10 टू द पावर 4। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट डिनोट्स स्टेबिलिटी, एंड अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट डिनोट्स अनस्टेबिलिटी। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अगर हमारे पास कोई ए न्यूक्लियाई है विच इज डिसइंटीग्रेटिंग इनटू बी और टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए जो एट टाइम टी है वो n है, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हमारे पास dt इज द टाइम इन विच डिसइंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस और जो dn है वो है एटम्स ऑफ a जिन्होंने डिसइंटीग्रेट किया है इस dt टाइम में, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, ये n नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट थे उस टाइम पे, किसके a के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ गया लैम्डा, लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है तो n को इधर ले जाएंगे और dt को इधर ले जाएंगे, तो ये बन गया dn बाई n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट
पुट करेंगे बाय एन नॉट टू एन, लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2.303 log n naught by n is equal to lambda t and lambda आ गया है ये. This is a very important formula and ये similar है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी तो यही फॉर्मूला होता है, lambda t is equal to 2.303 log a naught upon a t. यही तो हम वहाँ पे पुट करते हैं. a naught is the initial concentration and a t is the concentration at any time t. सिमिलरली यहाँ पे n नॉट क्या है, इनिशियल, और n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A एट एनी टाइम t. नाउ व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हाफ लाइफ पीरियड इज 0.693 अपॉन लैम्डा. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ व्हिच इज गिवन बाय tau, तो वो होता है 1 बाय लैम्डा. ये लैम्डा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया या जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा 0.693 बाय टी हाफ. तो 1 बाय लैम्डा क्या आ जाएगा t हाफ बाय 0.693. तो यहाँ पे जब 1 अपॉन 0.693 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44 इंटू टी हाफ. सो ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. नाउ लेट्स डिस्कस द ग्राफ्स फर्स्ट. अभी अभी हमने डिस्कस किया दैट लैम्डा इज गिवन बाय 2.303 बाय टी लॉग एन नॉट बाय एन, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिकेज होती हैं दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो अगर हमें यहाँ पे log n नॉट बाय n को y एक्सिस पे रखना है तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा t बाय 2.303 विल बी इक्वल टू log n नॉट बाय n. तो अब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx, और c यहाँ पे कोई है नहीं, इंटरसेप्ट है नहीं. सो ये क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ पे x क्या है t, तो फिर m क्या हो गया, लैम्डा बाय 2.303. सो स्लोप हो गई इसकी लैम्डा बाय 2.303. ये हो गया y एक्सिस पे और ये हो गया यहाँ पे x एक्सिस पे. नाउ अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो यहाँ पे वी हैव नेचुरल लॉग. सो इस बार इस केस में हम 2.303 नहीं लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा t इज इक्वल टू ln n नॉट अपॉन n. कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा t इज इक्वल टू ln n नॉट माइनस ln n. नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ग्राफ हमें बनाना है ln n में और t में. सो बेसिकली हमें अब यहाँ पे ln n हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ln n नॉट माइनस लैम्डा t, यही तो बनेगा. अब दिस इज y एंड दिस इज x, तो फिर ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx प्लस ये हो गया c, इंटरसेप्ट हो गया ये यहाँ पे. सो इंटरसेप्ट विल बी ln n नॉट. ठीक है, ये बन गया यहाँ पे y, ये बन गया यहाँ पे x, m क्या है माइनस लैम्डा विच इज दिस. सो ग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे. लेट्स डिस्कस द अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गिवन है 2, 3 एंड सो ऑन, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें मिलेगा आफ्टर दोज n हाफ लाइफ्स. तो उसके लिए फॉर्मूला इज 1 बाय हाफ की पावर n इंटू n नॉट. n नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और n यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गिवन होंगी. ये तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय r इज इक्वल टू r नॉट क्यूब रूट ऑफ a. r नॉट हेयर इज 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 फर्मी. और a यहाँ पे क्या है, मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं. रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके इज गिवन बाय lambda into given weight upon atomic weight into Avogadro number. Now if we want to calculate the mass defect is given by actual mass minus calculated mass, and binding energy फिर क्या हो जाएगी, जब हम इसी mass defect में 931.5 को multiply करेंगे, ये आएगा किसमें, in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑल न्यूक्लियंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑल न्यूक्लियंस. अगर हमें पर न्यूक्लियन निकालनी है तो उसको डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, तो मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. नाउ लेट्स डिस्कस द रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम. सो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A डिसइंटीग्रेट कर रहा है इनटू B एंड फर्दर जो B है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है इनटू C, तो यहाँ पे हम B को तब बोलेंगे कि ये रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम में है अगर जितना इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है उतना ही इसका रेट ऑफ डिके हो.
मीन्स ए से जितना बी बन रहा है उतना ही बी सी में टूटना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये जो बी है ये उस टाइम पे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ए से बी बनाने के लिए, दैट इज ए के डिसइंटीग्रेशन के लिए जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो है लैम्डा 1। सिमिलरली डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ बी इज लैम्डा 2, दैट इज जब हमने बी से सी बनाना है तो इसके लिए हम कौन सा यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, लैम्डा 2। n1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, एंड n2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से फिर हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, सेम जैसे हम काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ये क्या हो जाएगा, जितना भी इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है इनटू जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हो जाएगा लैम्डा 1 n1 और रेट ऑफ डिके ऑफ बी क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 n2। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, rate of decay is equal to rate of formation, that is lambda 1 n1 will be equal to lambda 2 n2। तो n1 upon n2 यहाँ से क्या आ गया, lambda 2 by lambda 1। ऑल्सो वी नो कि जो हाफ लाइफ पीरियड्स हैं वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड 1 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड 2। तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें हम रिलेट कर रहे हैं किसको, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को हाफ लाइफ टाइम के साथ और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को किसके साथ, नंबर ऑफ एटम्स के साथ। Let's discuss the units of radioactivity. We have 3 units, that is Curie, Rutherford and Becquerel। और ये तीनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 4 Rutherford, which is equal to 3.7 into 10 to the power 10 Becquerel। SI यूनिट क्या है रेडियोएक्टिविटी की, Becquerel। सो बेसिकली रेडियोएक्टिविटी के हम यूनिट्स देते कैसे हैं कि कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं पर सेकेंड। तो 1 Becquerel is equal to 1 disintegration per second, 1 Rutherford is equal to 10 raised to power 6 disintegrations per second, and 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegrations per second। and ये तीनों को कंबाइन करके ही हमारे पास ये वाला यहाँ पे रिलेशन आया है। नाउ जो रेडिएशंस एमिट होती हैं इन केस ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, उनको मेजर करने के लिए वी हैव रेडिएशन काउंटर्स। नेम से ही क्लियर है, ये क्या करेंगे, काउंट करेंगे द नंबर ऑफ रेडिएशंस। तो 2 काउंटर्स हैं हमारे पास, गीगर-मुller काउंटर एंड स्किंटिलेशन काउंटर। तो गीगर-मुller काउंटर इज यूज्ड टू काउंट द चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, एंड जो स्किंटिलेशन काउंटर है वो है अल्फा रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए। यहाँ पे हम यूज करते हैं आर्गन गैस, BF3 यहाँ पे यूज करते हैं, और जो बोरोन है यहाँ पे वो होता है B510, ये वाला आइसोटोप हम यूज करते हैं बोरोन का इसमें। यहाँ पे स्किंटिलेशन काउंटर में क्या यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड, जिंक सल्फाइड एंड टेलुरियम आयोडाइड। सो बस इतना सा हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए रेडिएशन काउंटर्स के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूक्लियर रिएक्शंस। जूनियर क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक जो बड़ा न्यूक्लियाई है वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई से एक बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म होता है। सो जो न्यूक्लियर फिजन है वो किसके लिए यूज होता है, इन एटम बॉम्ब्स, इन पावर प्लांट्स, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें हम मॉडरेटर किसे यूज करते हैं, ग्रेफाइट को, हैवी वाटर को या हीलियम को। इन तीनों में से कोई भी मॉडरेटर हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोल रॉड्स यूज होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो किसकी बनी होती हैं, बोरोन और कैडमियम की। और जो कूलेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, दैट इज अ लिक्विड अलॉय ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, या D2O विच इज नोन एज हैवी वाटर। सो यहाँ पे ये है एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो U92-236 है ये ब्रेक कर रहा है आगे स्मॉलर न्यूक्लियाई में, तीनों में से किसी भी पाथ से ये यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉम्ब। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स के आइसोटोप्स, एक है ड्यूटेरियम और एक है प्रोटियम, दोनों मिलके फॉर्म क्या कर रहे हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई, एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, न्यूट्रॉन, एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है। नाउ अगर हम यहाँ पे ये वाली रिएक्शंस देखें तो इनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट रिएक्शन है वो है फर्स्ट वाली। अब ये जो सारी की सारी रिएक्शंस हैं इन सभी में एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व रह रहा है। अब डिस्कस करते हैं द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस विच वाज गिवन बाय बोहर एंड
व्हीलर। सो बेसिकली इन दोनों ने कंसिडर किया था न्यूक्लियस को टू बी होमोजीनियस इन नेचर एंड कंपेयर किया था न्यूक्लियस को टू द वाटर ड्रॉपलेट। क्या कंपैरिजन है देखते हैं। जो न्यूक्लियस है वो हमें पता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से बना है, और जो वाटर ड्रॉपलेट है उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और वहां पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियस क्या है, इन्होंने ट्रीट किया न्यूक्लियस को होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस नहीं हो सकता बिकॉज न्यूक्लियस में स्पेस नहीं होती। सिमिलरली जो वाटर ड्रॉपलेट है वो भी होमोजीनियस होती है और इनकम्प्रेसिबल होती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स में, सेम होते हैं। सिमिलरली जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स में वाटर ड्रॉपलेट में वो भी सेम होते हैं। बट अब इन केस ऑफ न्यूक्लियस जो यहाँ पे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं दोज आर न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस, वेयर एज इन केस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट जो फोर्सेस हैं दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। सो ये था बेसिक लिक्विड ड्रॉप मॉडल। Now let's discuss some important points related to radioactivity and nuclear chemistry. Now we already know what are isotones and isobars. Isotones क्या होते हैं, वो न्यूक्लियाई which have same number of neutrons but mass number क्या होता है, different होता है। और isobars क्या होते हैं, वो न्यूक्लियाई which have same mass number but different क्या होगा फिर, एटॉमिक नंबर। सो आइसोबार और आइसोटोन्स तो हमें पता है क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोडायफर्स। तो व्हाट आर आइसोडायफर्स? आइसोडायफर्स वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट ही मास नंबर होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, फिर सेम क्या होगा, सेम होगा द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, वो वैल्यू सेम होगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, थोरियम 9234 एंड यूरेनियम 92236। यहाँ पे अगर हम दोनों में ही n-p दैट इज न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आती है 54। दोनों का ही एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यहाँ पे सेम है। सो ये दोनों हैं आइसोडायफर्स। और ये जो आइसोडायफर्स हैं ये हमें ऑब्टेन होते हैं इन केस ऑफ अल्फा डिके। अल्फा डिके से हमें क्या ऑब्टेन होंगे, आइसोडायफर्स। नाउ डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। टू टाइप्स के होते हैं, फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स। फर्मियॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जो ओबे करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, वेयर एज बोसॉन्स डू नॉट ओबे द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम can have identical value of all the four quantum numbers। that is जो चार के चार क्वांटम नंबर हैं उन चारों के चारों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है किसी भी दो पार्टिकल्स के लिए। अगर ये वाला जो रूल है वो ओबे करते हैं पार्टिकल्स तो वो होंगे फर्मियॉन्स, और अगर ओबे नहीं करेंगे तो वो होंगे बोसॉन्स। नाउ हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो ये वाला रूल ओबे करते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सो इलेक्ट्रॉन्स किसकी एग्जाम्पल है, फर्मियॉन्स की एग्जाम्पल। और इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होती है देन, हाफ इंटीजर। हाफ से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, इसीलिए जो फर्मियॉन्स होते हैं उनकी हाफ इंटीजर स्पिन्स होंगी और जो बोसॉन्स हैं उनकी इंटीजर स्पिन्स होंगी। एग्जाम्पल्स क्या है फर्मियॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और बोसॉन्स के एग्जाम्पल्स आर फोटॉन्स। अगर हम यहाँ पे वेव फंक्शन की बात करें तो फर्मियॉन्स का एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, वेयरएज बोसॉन्स का सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। नाउ फर्मियॉन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स इंटरैक्ट करते हैं वाया न्यूक्लियर इंटरैक्शन, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्योंकि ये न्यूक्लियस में हैं, और जो लेप्टॉन्स हैं वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे वाया न्यूक्लियर इंटरैक्शन, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये न्यूक्लियस में है ही नहीं। ना वो न्यूक्लियाई जिनमें 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं स्टेबल, और ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। दैट इज अगर किसी न्यूक्लियस में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल होगा, और अगर किसी न्यूक्लियस में इतने मतलब इसी मैजिक नंबर में से ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स दोनों ही हैं तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दैट इज मैजिक नंबर्स डिनोट स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम यहाँ पे बेथे नोटेशन की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हम ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने न्यूक्लियस दिखाया है वो है हमारा टारगेट न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो हमने न्यूक्लियस दिखाया है वो है हमारा डॉटर न्यूक्लियस।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में हमें शो किया है, कॉमा से पहले जो हमारे पास लिखा है, ये है प्रोजेक्टाइल। दैट इज ये जो टारगेट न्यूक्लियस है इस पे ये इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम 1327 है इसमें अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया है और फॉर्म क्या किया है, यहाँ पे हमने एक प्रोटॉन फॉर्म किया है और एक साथ में ये वाला डॉटर न्यूक्लियाई दैट इज सिलिकॉन 1430 फॉर्म किया है। सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं एल्यूमिनियम 1327 और अल्फा पार्टिकल, और प्रोडक्ट है प्रोटॉन और सिलिकॉन 1430, और ये जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं बेथे नोटेशन। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं बाय बेथे नोटेशन। नाउ अगर किसी रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे Q इंडिकेट किया है, तो अगर तो ये Q पॉजिटिव है तो ये डिनोट करेगा कि जो रिएक्शन है वो एक्सोअर्जिक है, और अगर ये Q की वैल्यू नेगेटिव है तो ये डिनोट करेगा कि जो रिएक्शन है वो एंडोअर्जिक है। एंडअर्जिक मींस एनर्जी। नाउ डिस्कस करते हैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर्स। पिच ब्लेंड किसकी ओर है? यूरेनियम की, विच इज U3O8। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है और लिक्विड है अपनी नेचुरल स्टेट में? दैट इज रेडॉन। विच वॉज द फर्स्ट कंपाउंड फाउंड आउट टू बी रेडियो एक्टिव? तो दैट वॉज पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट विच इज KuO2SO4 होल ट्वाइस। विच इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट? दैट इज ट्रीटियम विच इज 1H3। जीरो पैकिंग फ्रैक्शन किसका होता है? कार्बन के 12 आइसोटोप का। मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन इज फॉर हाइड्रोजन एंड मिनिमम पैकिंग फ्रैक्शन इज फॉर आयरन। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी एक एवरेज लाइफ टाइम टाउ में कितना परसेंट डिके हो जाता है? तो दैट इज 63.2%। एंड एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके कर जाता है 99.9% इन 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम। ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं उस फॉर्मूला से जो हमने स्टडी किया था, लैम्डा टी इज इक्वल टू 2.303 log n0 by nt। एंड यहाँ पे ये तीनों हैं ऑर्डर्स फॉर पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर एंड ल्यूमिनिसिटी ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की, सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर अल्फा रेज की, और सबसे ज्यादा ल्यूमिनिसिटी कौन शो करता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे? अल्फा रेज। नाउ लेट्स डिस्कस सम यूजेस ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। जो आर्सेनिक 74 है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर। सोडियम 24 इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स। आयोडीन 131 ये यूज होता है टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो यट्रियम 90 है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। आयरन 59 is used for the detection of anemia. Phosphorus 32 is used in fertilizers, treatment of leukemia and polycythemia. And cobalt 60 is used for the detection of tumors again. And जो कार्बन का 14 आइसोटोप है, it is used to study the kinetics of photosynthesis. Also it is used in carbon dating. So इस वीडियो में हमने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया है अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। ऑल्सो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स के बीच में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज भी। तो आई विल अपलोड अ टेबल showing the comparison between alpha, beta and gamma radiations in the community post. Stay connected for more videos.